साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया स्वागत करता हूं आज की परिचर्चा में। और साथियों आज की परिचर्चा हम शुरू करेंगे आज की जो चुनाव आयोग द्वारा जो आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके ऊपर। क्या वाकई में यानी कि एक तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को सिद्ध करने के लिए साबित हो पाया है, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में यानी कि एक तरह से अभी भी वो सत्ता की सेवा में ही लगा हुआ है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो आपको पसंद आता है और यदि हमारे विचारों से आप सहमत होते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसमें किसी प्रकार के कोई चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन आपके द्वारा इस प्रकार से करने से हमें सपोर्ट मिलता है। और अब आज की चर्चा है वो हम शुरू करते हैं साथियों। आज मुख्य चुनाव आयुक्त और जो दो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनके साथ में जो है ज्ञानेश कुमार गुप्ता के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। बिहार चुनाव जो है वो हो रहे हैं, और 6 नवंबर को और 11 नवंबर को है वोटिंग होनी है, और 14 नवंबर को जो है नतीजे आने हैं। अब इसी बीच में जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो किन आधारों पर की गई है, और क्या वाकई में यानी कि एक तरह से हम सब जानते हैं कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग का गठन होता है, और अनुच्छेद 326 के तहत यानी कि एक तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाना है चुनाव आयोग का एक तरह से दायित्व है। यानी फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट चुनाव सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ यानी कि एक तरह से मतदाता सूचियां है वो तैयार करना, और उसका यानी कि एक तरह से जो है यानी एक समय समय पर उनको अपडेट करना, ये चुनाव आयोग के यानी कि एक तरह से दायित्वों के अंतर्गत आता है। आप हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर बिहार में जो इन्होंने एसआईआर की जो प्रक्रिया शुरू की थी, इसके ऊपर बहुत जो है वो आलोचना है वो चुनाव आयोग को झेलनी पड़ी। कई प्रकार के जो प्रश्न है वो या प्रश्न चिन्ह है वो चुनाव आयोग के ऊपर लगे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है इनके ऊपर लगे हैं। और इसी कड़ी में यानी कि एक तरह से अब इन्होंने 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि एक तरह से एसआईआर कराने का इन्होंने निर्णय है वो लिया है। अब और इसमें जो यानी कि एक तरह से सवाल जवाब जो किए गए थे, और इन सवाल जवाबों के दौरान यानी कि एक तरह से कई प्रकार के यानी कि एक तरह से जो है वो सवाल है वो चुनाव आयोग के ऊपर उठे थे कि किस प्रकार से चुनाव आयोग अब इन 12 राज्यों में भी ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करके, और क्या सत्तारूढ़ राजनीतिक दल यानी मोदी जी को, बीजेपी को, या जो ये सरकार है इसको यानी कि एक तरह से फायदा पहुंचाने का काम है वो कर रहे हैं। ये सवाल जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त मिस्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता है उनके ऊपर उठा है। अब आयोग का यानी कि एक तरह से ये जो संदिग्ध समय और इसके साथ साथ में सत्ता में यानी कि एक तरह जो सामंजस्य है, इस आधार पर एक तो आक्षेप ये लग रहा है, और जो सवाल यानी कि एक तरह से जो है और इनकी यानी कि एक तरह से मंशा के ऊपर जो उठ रहे हैं वो इसी संदर्भ में जो है वो उठ रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं कि जब विपक्षी दल लगातार वोट चोरी और डेटा मैनिपुलेशन के आरोप जब लगा रहे हैं, ठीक उसी समय जो है आयोग ने नया ये जो संशोधन अभियान जो है वो शुरू करने की घोषणा की है, यानी इन 12 राज्यों में भी यानी कि एक तरह से एसआईआर की घोषणा की है। क्या यह महज मतदाता सूची में सुधार है, या फिर मतदाता सूची की सफाई के नाम पर चुनिंदा वर्गों को बाहर करने की साजिश है? ये सवाल है यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग के ऊपर स्पष्ट रूप से यानी कि एक तरह से बनता है। कई रिपोर्टों के अनुसार बिहार और बंगाल जैसे राज्यों में पिछले चरण में लाखों नाम हटाए गए। अभी बिहार में यानी जो है वो हटाए गए हैं, यानी पहले 65 लाख से ज्यादा जो है मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। फिर इनके ऊपर कई प्रकार की आपत्तियां, और जो है जब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई, कई दौर की वार्ताएं चली, तो उसमें यानी कि एक तरह से नामों को जोड़ा गया। लेकिन आज भी अभी भी यानी कि एक तरह से जो है तकरीबन 21 लाख जो वोटर्स हैं उनको लेकर जो है आज भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल है। जो जिन 14 यानी कि एक तरह से 14 लाख नए वोटर्स को जोड़ा बिहार में एसआईआर के बाद में, उनके ऊपर सवाल है कि यानी कि एक तरह से ये जो है नए मतदाता हैं या किस आधार पर इनको जोड़ा गया है, ये उसके बारे में चुनाव आयोग ने कुछ नहीं बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा, उसके बावजूद नहीं बताया था। तो इसी प्रकार की यानी कि एक तरह से गफलत और हेराफेरी क्या इन 12 राज्यों में भी यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और सवाल ये है कि देश की यानी कि एक तरह से जो गरीब जनता, अनपढ़ जो लोग हैं, या अपने 2 वक्त की रोटी के लिए यानी कि एक तरह से बड़े प्रयास कर रहे हैं, और वो इधर-उधर से यानी कि एक तरह से माइग्रेट होते हैं। क्या इतने कम समय में जो ये जिस तरीके से एसआईआर कर रहे हैं, वो लोग हैं, वो अपना नाम यानी कि एक तरह से मर्ज करवा पाएँगे, या उनको जो है वो छोड़ दिया जाएगा? कई प्रकार के जो सवाल है वो चुनाव आयोग के ऊपर जो है उठ रहे हैं। और इसी कड़ी में यानी कि एक तरह से जो है, इसमें जो बहुसंख्यक, जो गरीब, दलित और ओबीसी और प्रवासी जो मतदाता है, वो इन्हीं के ऊपर यानी कि एक तरह से गाज गिरने की संभावना वो प्रतीत होती है। इससे ये शंका जो है गहराती भी है कि ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से प्रेरित तो नहीं है कहीं? ये सवाल है वो चुनाव आयोग के ऊपर है। इसके साथ-साथ में चुनाव आयोग का दायरा बनाम सत्ता की भाषा, यानी क्या वाक़ई में यानी कि एक तरह से जो है जिस तरीके से अभी चुनाव आयोग काम कर रहा है, या ये चुनाव आयोग कहीं दायरे से बाहर जाकर तो काम नहीं कर रहा है, या कहीं ये सत्ता की यानी कि एक तरह से जो भाषा तो जो है चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है। चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल या सरकार का प्रवक्ता नहीं होना चाहिए। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग की भाषा न्यायिक, निष्पक्ष कम और सरकारी प्रचारक है वो अधिक लगी। ज्ञानेश कुमार गुप्ता द्वारा इस्तेमाल किए गए कई वाक्यांश, जैसे सरकार की डिजिटाइज्ड प्रक्रिया से मतदाता सूची का आधुनिकीकरण, ये प्रधानमंत्री के यानी कि एक तरह से डिजिटल मिशन के अनुरूप जो प्रयास है वो माना जा सकता है। और ये दर्शाते हैं कि आयोग अपने संवैधानिक दायरे से बाहर जाकर और सरकार के प्रोजेक्ट हैं उनकी प्रशंसा है वो कर रहे हैं। क्या ये चुनाव आयोग का कार्य है कि वो प्रधानमंत्री के मिशन को प्रमोट करे, और या फिर यह किसी पार्टी के आईटी सेल का यानी कि एक तरह से जो है वो विभाग है चुनाव आयोग? तो ये सवाल है वो चुनाव यानी कि एक तरह से जो है वो ज्ञानेश गुप्ता के ऊपर और जो है चुनाव आयोग के ऊपर है। इसी के साथ-साथ में यानी कि एक तरह जो पारदर्शिता है, उसके ऊपर भी यानी कि एक तरह जो सवाल है वो उठता है। वोटर लिस्ट संशोधन की जो पूरी प्रक्रिया को लेकर न केवल विपक्ष को बल्कि नागरिक समाज और आम जनता को भी यानी कि एक तरह से क्या वाकई में पर्याप्त जानकारी दी गई थी पहले भी, और क्या आगे भी दी जाएगी? सवाल ये भी है। कितने नाम हटाए गए थे बिहार में यानी कि एक तरह से जो एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान? किस आधार पर हटाए गए थे? क्या अपील का कोई सार्वजनिक तंत्र उपलब्ध करवाया गया था चुनाव आयोग के द्वारा? इन सभी सवालों पर आयोग है वो मौन क्यों है? जब कोई संस्था पारदर्शिता से भागती है तो लोकतंत्र निश्चित रूप से कमजोर होता है, और जब चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक इकाई जब मौन हो तो ये अपने आप में लोकतंत्र के खतरे की घंटी के रूप में इसे यानी कि एक तरह से देखा जाना चाहिए। तो ये बात है वो भी अपने आप में यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग के ऊपर जो है उठती है। तो आयोग की जो निष्पक्षता है ये भी अपने आप में यानी कि एक तरह से गहरे संदेह के दायरे में है। कई विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है कि आयोग अब भाजपा की एक्सटेंशन एजेंसी की तरह काम है वो कर रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा, आयोग के पास सवालों के मुकाबले जवाब कम है। तृणमूल कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान में कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपने संवैधानिक दायित्व में पूरी तरह से असफल हो रहा है। इस स्थिति में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का प्रभाव आयोग की नीति और निर्णयों पर हावी है? ये जो है वो ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इस संदर्भ में जवाब देना चाहिए। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो सवाल पूछे गए थे उन सवालों से भी यानी कि एक तरह से जो है ये भागते हुए जो नजर हैं वो आए हैं। अब जैसे यानी कि एक तरह से कुछ बातें हैं जिनके बारे में यानी कि एक तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या वाकई में यानी कि एक तरह से चुनाव आयोग है वो जो है ये भागता हुआ नजर नहीं आया। मैं इसी बारे में यानी कि एक तरह से जो है आपको ये जो है कुछ उनकी जो बातें हैं वो आपको सुनाना चाहूंगा थोड़ा सा, यानी कि एक तरह से जो है इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है उनकी कुछ अलग सूची भी रखी गई। ये देखिए साथी, और क्या जिससे मतदाताओं को सहूलियत हो, जिनको नए तौर पर जोड़ना हो, जिनका नाम पुरानी मतदाता सूची में ना हो, तो क्या उनके लिए अलग तमिलनाडु के हिसाब से या बाकी राज्य पुडुचेरी के हिसाब से
जो अलग अलग सरकारी आई कार्ड जो है वो इशू किए जाते हैं, उनके आधार पर भी क्या वो अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं? सर, मैं आईएनएस से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने जी सर, मैं आईएनएस से अखिलेश हूँ। पहली बार जब आपने बिहार में शुरू किया तो काफी राजनीतिक विरोध झेलना पड़ा चुनाव आयोग को। राजनीतिक दल सड़कों पे आए, तमाम आरोप लगाया। आप कह रहे हैं कि अपील 0 थी। इसका मतलब कि क्या राजनीतिक दलों ने गुमराह किया था? और आगे चूंकि आप 12 राज्यों में करा रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए क्या आयोग कोई गाइडलाइन जारी करेगा? तो ऐसे यानी कि एक तरह से बहुत सारे सवाल है वो चुनाव आयोग के द्वारा यानी कि एक तरह से पूछे गए थे, चुनाव आयोग से पूछे गए थे पत्रकारों के द्वारा, लेकिन इनके यानी कि एक तरह से सीधे सीधे जवाब है वो चुनाव आयोग के द्वारा है वो नहीं दिए गए, बल्कि ऐसा लगा यानी कि एक तरह से जो है वो चुनाव आयोग है वो इनको यानी कि एक तरह से गोलमोल है वो कर रहा है। तो ये इस आधार पर यानी कि एक तरह से जो है चुनाव आयोग के ऊपर जो है ये सवाल है वो उठ रहे हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था होने के नाते यानी कि एक तरह से जो है अब अनुच्छेद 324 के तहत जो है वो चुनाव आयोग का गठन होता है और चुनाव आयोग यानी कि एक तरह से पूरी तरह से जो है स्वतंत्र है। ये न किसी यानी कि एक तरह से सरकार के दबाव में है और ना ही किसी प्रकार का चुनाव आयोग के ऊपर दबाव हो सकता है, लेकिन फिर भी ये यानी कि एक तरह से जो है जिस प्रकार से अभी पिछले दो चुनाव आयुक्त यानी पिछले जो राजीव कुमार और अभी ज्ञानेश कुमार गुप्ता, राजीव कुमार अग्रवाल और ज्ञानेश कुमार गुप्ता किस कैटेगरी से आते हैं? क्या ये अपने आप में यानी कि एक तरह से जो जाति नेक्सस है वो देखने को नहीं मिलता है? मोदी और अमित शाह की यानी कि एक तरह से जाति क्या है? और इसके साथ साथ में जो है ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त अभी बनाए गए हैं, इनकी जातियां क्या है? क्या ये जाति के नेक्सस के आधार पर काम नहीं कर रहे हैं? साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि गुजरात कैडर के होने के नाते इनके द्वारा किस प्रकार से यानी कि एक तरह से अमित शाह के नेतृत्व में, मोदी के यानी कि एक तरह से नेतृत्व में है, इनके द्वारा काम किए गए और इनकी कार्य प्रक्रियाओं को लेकर भी यानी कि एक तरह से कई प्रकार के जो सवाल है वो उठे हैं। तो इस आधार पर यानी कि एक तरह से जो है ये यानी कि एक तरह से जो है इन चुनाव आयुक्तों के ऊपर और चुनाव आयोग की इस वर्तमान जो प्रक्रिया है ये संदेह के घेरे में है और इनके ऊपर सवाल है उठता है। यदि आयोग सत्ता के हित में फैसले लेते हैं तो यह न केवल संविधान का उल्लंघन है बल्कि लोकतंत्र की आत्मा का भी अपमान है। और इस संदर्भ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब संविधान बनाया था उस समय चेताया था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो वो अंततः बेकार सिद्ध हो जाएगा। और ये चेतावनी जो है वो पहले की जो अपेक्षा है वो कहीं आज अपने आप में यानी कि एक तरह से वो ज्यादा है, वो प्रासंगिक है वो लगती है। इसलिए मुख्य जो चुनाव आयोग को ये समझना होगा कि उसकी शक्ति उसकी स्वतंत्रता में है, न कि सत्ता की सुविधा में। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता को चाहिए कि वे इस संशोधन अभियान की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाएं, अर्थात ये जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसको इस प्रकार से पारदर्शी बनाएं और सभी राजनीतिक दलों से संवाद करें और ये स्पष्ट करें कि आयोग न किसी सरकार का एजेंट है, न किसी दल का सहयोगी, बल्कि केवल और केवल संविधान और मतदाताओं का और इस देश की जनता का सेवक है। ये विश्वास दिलाने में यानी कि एक तरह से जो है जब तक चुनाव आयोग जो है वो सफल नहीं होगा तब तक चुनाव आयोग की प्रत्येक प्रक्रिया और प्रत्येक जो कार्य है वो संदेह के घेरे में ही देखे जाएंगे। और मैं एक बार पुनः बता दूं साथियों कि चुनाव आयोग की ये जो निर्वाचन प्रक्रिया है जो वर्तमान में यानी कि एक तरह से ईवीएम के द्वारा जो करवाया जाता है, जिसमें कंप्यूटर और लैपटॉप का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट रूल 1961 के अकॉर्डिंग जो है ये सही नहीं है। साथ ही साथ इस बारे में आम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के द्वारा नागपुर हाई कोर्ट में जो है वो रिट पिटीशन है वो की गई और चुनाव आयोग के द्वारा जो घिसे पिटे जो सवाल यानी कि एक तरह से वहां पर नागपुर हाई कोर्ट में दिए थे वो एक झटके में यानी कि एक तरह से मानकर साहब ने जो है वो उड़ा दिए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि अब जो है वहां पर वो जो बेंच है वो इसमें फैसला देने के संदर्भ में बैठ नहीं रही है। बार बार में यानी कि एक तरह से वहां पर जो जजेज हैं
उनका ट्रांसफर हो जाता है या कोई सेवानिवृत्त हो जाता है या कोई ना कोई यानी कि एक तरह से किसी अन्य कार्य की वजह से छुट्टी ले लेता है और ये मामला है वो बार-बार अटक रहा है। क्योंकि साइबर लॉ और टेलीकम्युनिकेशन के लॉ के अनुसार ऐसा कोई भी डिवाइस है जिसमें लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल होता हो, तो ऐसी स्थिति में उनके इस्तेमाल के लिए आपको कई प्रकार के जो है वो लाइसेंस और सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत होती है, उनके लिए एनओसी लेने की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार के ईवीएम के यानी कि एक तरह से सही और सफल संचालन के लिए क्या चुनाव आयोग के पास में ये इस प्रकार के एनओसी और सर्टिफिकेट हैं? क्या उनके पास में यानी कि एक तरह से जो है इस संदर्भ में उन्होंने इन प्रक्रियाओं का पालन किया है? और यदि वो सर्टिफिकेट उनके पास में नहीं है, वो एनओसीज़ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये जो चुनाव है वो फेयर फ्री और ट्रांसपेरेंट नहीं है, बल्कि पूरी तरह से यानी कि एक तरह से है वो इल्लीगल है। इसीलिए जो है आज की जो चुनावी प्रक्रिया है उसको लेकर इस प्रकार के जो सवाल है वो उठ रहे हैं। साथियों, आपको हमारा ये कंटेंट कैसा लगा? आप हमें ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन एक बार पुनः अपील कि आप हमारे चैनल को है वो सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ हो सके तो वीडियो को भी जो है आप शेयर करें। और साथ ही साथ एक अंतिम अपील कि यदि आप संविधान, सत्य, विज्ञान, मानवता, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून, कॉस्मो ह्यूमनिज्म, अम्बेडकरिज्म, इक्वेलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ज्ञान, विज्ञान और मानवता में यदि आप विश्वास करते हैं तो आप हमसे जुड़े, हमारी पार्टी से जुड़ें और जिस रूप में भी हमें और पार्टी को मदद कर सकते हैं तन मन धन से वो देने का प्रयास जरूर आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमसे जुड़ने के लिए।